सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं सविता आज आप सभी को हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 वर्ण विन्यास नामक पाठ का अध्ययन कराने जा रही हूँ। बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इस पाठ के माध्यम से हम ये जानेंगे। वर्ण क्या होता है और वर्ण का दूसरा नाम क्या है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो चलिए अब हम इस पाठ में वर्ण विन्यास के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ वर्ण के प्रकार को भी जानेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। पाठ 2 वर्ण विन्यास। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ में यह जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा देखते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी होता है, यानी कि वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। और हिंदी भाषा में कुल 46 वर्ण हैं, यानी कि 46। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अभी तो आपने वर्ण की परिभाषा देखा, अब वर्ण से ही वर्णमाला शब्द की भी उत्पत्ति हुई है, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो सबसे पहले अब हम स्वर के बारे में देखेंगे कि स्वर क्या होता है और उसके बाद व्यंजन। ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये कुल मिलाकर 11 होते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी इसे बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के ही बाहर निकलती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनके मूल रूप में अ, आ, ई इस तरह के शब्द, इस तरह के वर्ण होते हैं। मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ मिलकर, जैसे क, धन, आ। अब जब हमने व्यंजन में स्वर को जोड़ दिया है तो हमारा कौन सा वर्ण बना है? का। इसी प्रकार क, धन, ई बराबर की आदि। इसी प्रकार से और भी वर्ण मिलाकर के हम बना सकते हैं। ठीक है। तो अब हम स्वर के भेद भी देख लेते हैं कि स्वर के कितने भेद भी होते हैं। स्वर के 2 भेद हैं, पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो पहला कौन सा है? ह्रस्व स्वर। अब ये ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो चलिए हम आगे देखते हैं। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि छोटा, यानी जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं, जैसे अ, ई, उ और री। अब दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से
दुगना समय लगता है। यानी जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो इनके उच्चारण में दुगना समय लगता है। यानी दीर्घ का मतलब होता है लंबा समय। ठीक है। और ये संख्या में 7 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ठीक है बच्चों, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि इसको बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर को बोलने में दुगना समय लगता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार। अब अनुस्वार क्या होता है? इसका उच्चारण नाक से और इसका चिन्ह क्या होता है? अंग। यानी अंग पर जो ऊपर बिंदी हम लगाते हैं उसे ही हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे जंगल, कंगन, दंगल आदि। इसी प्रकार से और भी बहुत से शब्द हैं। आगे इसके बाद अब है अनुनासिक। अब अनुनासिक क्या होता है? इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है और इसका चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु। यानी किसी अक्षर पर जब हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तो उसे हम अनुनासिक भी कहते हैं और इसका उच्चारण जो है वह नाक और गले दोनों से होता है। जैसे आँख, चाँद, गांधी आदि। अब तीसरा हम देखते हैं विसर्ग। अब विसर्ग क्या होता है? और इसका उच्चारण जो है वह ह की तरह होता है। यानी अह। अह में जो 2 डॉट लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण क्या निकलता है? ह। जैसे प्रातः, अतः आदि। ठीक है। अनुस्वार यानी कि किसी वर्ड में जब हम ऊपर बिंदु केवल लगाते हैं तो उसे कहते हैं अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु और विसर्ग यानी अह। अब स्वर और व्यंजन के बाद हम मात्राओं पर आते हैं। मात्रा क्या होता है? स्वरों के लिए निर्धारित जो चिन्ह होते हैं वह मात्रा कहलाते हैं। यानी अ से लेके औ तक जो स्वर हैं उनकी मात्राएं होती हैं और ये मात्राएं हम व्यंजन वर्णों पर लगाते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। शेष स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह निर्धारित हैं। इन्हें व्यंजनों के साथ मिला करके हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ स्वर और व्यंजन दिए हुए हैं और साथ ही उनकी मात्राएं भी दी हुई हैं। अब आ की मात्रा क्या होती है? यानी एक सीधी खड़ी लाइन जब हम खींचते हैं तो वो हमारी आ की मात्रा होती है। जैसे कि क में हम आ जोड़ देंगे तो हमारा क्या कौन सा वर्ड निकलेगा? का, यानी काम। और अगर स्वर का हम मूल रूप लेते हैं तो आम। इसी प्रकार छोटी ई यानी किला और मूल रूप में जब हम इसको देखते हैं तो हमारा शब्द होता है इमली। बड़ी ई यानी कीमत, ईद। छोटा ऊ यानी कुछ, उल्लू। बड़ा ऊ यानी कूल, ऊन। री यानी कृपा, ऋषि। ए यानी केला, एड़ी। ए यानी कैसा, ऐनक। ओ यानी कोसी, उखली। और औ यानी कौन, औरत। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि क वर्ड को ले करके ही यहाँ पर मात्राओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है। यानी स्वरों के लिए जो निर्धारित चिन्ह होते हैं उन्हें ही हम
मात्रा कहते हैं। और ये मात्राएं जो हैं ये व्यंजन वर्णों पर ही लगाई जाती हैं। अब हम आते हैं व्यंजन पर। अब व्यंजन क्या होता है? स्वर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अब हम व्यंजन देखते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन की संख्या क्या होती है? 35। क से लेकर ह तक जो हमारे व्यंजन हैं वो 35 हैं। क, ख, ग, घ, अंग। इसी प्रकार इनको वर्गों में भी बांटा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग वर्ण आते हैं। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग के अंतर्गत न और प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। और इसके अलावा य, र, ल, व, श, स, स, ह और अड़ और ढ। ये पूरे मिलाकर के संख्या में 35 होते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि व्यंजनों के उच्चारण में हम स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर की सहायता के बिना किसी व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। यानी हलंत का जो चिन्ह होता है, जो हम व्यंजन के नीचे रेफ लगाते हैं, यानी उसको हम हलंत भी कहते हैं, उसे ही हम हलंत का चिन्ह कहते हैं। जब हम बिना स्वर के व्यंजनों को लिखते हैं तो हम व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं। हिंदी के वर्णों के ऊपर रेखा खींची जाती है, जिसे हम शिरोरेखा कहते हैं। अन्य भाषाओं में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को स्वर के बिना लिखते समय शिरोरेखा के ऊपर बिंदु यानी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे कंघा, गंगा, चंचल, झंडा, खंभा और मंत्र। अब हम व्यंजन के भेद भी देखते हैं। स्वर के भेद हमने देखा, स्वर की परिभाषा भी हमने जाना। अब हम व्यंजन के भेद देखेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, यानी व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन के उच्चारण में व्यंजन जो है वह कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ और जीभ से टकराकर बाहर निकलते हैं। जैसे क से लेकर म तक के जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते। क, ख, ग, घ इस तरह के वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ये हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाता है, जो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ, जीभ से टकरा करके बाहर निकलता है। और ये 25 होते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, अर्थात जो मध्य में स्थित हों। ये कितने हैं? 4, जैसे य, र, ल और व। ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा देना, यानी कि गर्मी उत्पन्न करना या पैदा करना। इनके उच्चारण में ऊष्मा पैदा होती है और ये संख्या में कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? श, श, स और ह। चलिए अब हम आगे भी
कुछ और व्यंजनों के बारे में जानेंगे। पहला है संयुक्त व्यंजन, दूसरा है द्वित्व व्यंजन और तीसरा है संयुक्ताक्षर। पहला क्या है? संयुक्त व्यंजन, यानी दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें दो भिन्न व्यंजन मिलते हैं, जैसे क धन श बराबर छ, ज धन इया से क्या बनता है? ज्ञ यानी ज्ञान, त धन र से त्र यानी त्रिशूल और श धन र से यानी श्र यानी श्रम या श्रमिक, यानी छ, त्र, ज्ञ और श्र ये हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं और ये दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। ख है द्वित्व व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन क्या होता है? दो समान व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में दो भिन्न व्यंजन थे, अब इसमें द्वित्व व्यंजन में दो समान व्यंजन हैं और जब ये मिलते हैं तो द्वित्व व्यंजन बनते हैं। जैसे क धन क यानी पक्का, म धन म यानी पहला जो वर्ड दिया हुआ है उसके नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी कि वो बिना स्वर का है, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया था। और दूसरे वाले में स्वर जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसे ही हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब ग पर हम आते हैं। ग है संयुक्ताक्षर। अब संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे क धन य यानी क्य, क्यारी, त धन य यानी त्य, त्याग, प धन य यानी प्य, प्यारा, द धन य यानी द्य यानी विद्यार्थी। इस प्रकार बच्चों आपने संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर के बारे में जाना। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग, और वर्ण का मतलब आप सभी लोग समझते हो कि अक्षर। ठीक है, यानी वर्णों को अलग अलग करना। और व्याकरण की दृष्टि से अगर हम इसकी परिभाषा देखेंगे तो हम क्या जानेंगे कि प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कि जब हम वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं, यानी स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखते हैं, तो वे हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल, क धन अ धन, म धन अ धन, ल धन अ, यानी कि कमल। अब इसमें देखिए, क हमारा क्या है? व्यंजन है और अ हमारा स्वर है। इसी प्रकार म, ल ये हमारे व्यंजन, तो ये हम स्वर है। दूसरा है माता, यानी म धन आ, त धन आ, यानी अब इसमें आ स्वर निकल रहा है। इसी प्रकार अंगूर, अंग धन, गु धन, ऊ धन, र धन अ, अंगूर। रक्षा, र धन अ धन, क धन, श धन आ, रक्षा। अब यहाँ पर देखिए छ दिया हुआ है, यानी छ हमारा क्या है?
संयुक्त व्यंजन है, तो छ के लिए हमने दो व्यंजन का प्रयोग किया है, यानी छ दो व्यंजनों से बनता है, क धन श से, इसलिए यहाँ पर क धन श धन आ का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार ट्रक, अब ट में ये र की मात्रा देखिए नीचे दी हुई है, यानी ट धन र धन अ धन क धन अ मिलकर के क्या बनेंगे, ट्रक। शक्ति, श धन अ धन क धन त धन ई, यानी शक्ति। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद, यानी स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है बच्चों, आपको यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।